यस मैम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, Yes, yes, yes. I can see the screen. स्क्रीन दिख रहा है ना मैम? Yes, yes, ओके, एंड आई एम ऑडिबल ऑल्सो? yes, yes. Clearly, very clearly. No ओके, problem. ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। Ma'am, can I suggest you? Can you just download or give me notes? Like, can you just keep them in the like notifications without me going to the your Google ID again and again? एक्चुअली मैम मैंने डाउनलोड किया, बट आई डोंट नो देर इज़ सम प्रॉब्लम। जो डाउनलोडेड फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए Okay, मैंने okay, जीमेल का ऑप्शन यूज़ किया, अदरवाइज़ मैं डाउनलोड करके यूज़ कर रही थी। okay, fine, fine. हाँ, तो नहीं हुआ तो मैं वो लेटर ऑन चेक कर लूँगी, अभी के लिए कर लेते हैं। हाँ, okay, okay, good. Recording started है ना, ma'am? हाँ मैम, रिकॉर्डिंग चालू है, चलो। Okay, okay. I'll leave the lecture. अब manage कर लो, ना? ओके, ओके, Okay. ओके। सो this is our law of a contract. Today we are going to study with the law of a contract only. So law of contract 1872. So basically the name of the act is Indian Contract Act 1872. Just for confirmation sake, I am audible now. Hello, 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 am I audible? Hello, hello, am I audible? Hello, am I audible? Please reply. Hello, hello. Yes, you're audible. Okay, ma'am. Thank you again. So, ma'am, Yes, students you're are there, audible. or what? It's like I have to wait or I have to start. Only students are there. No, no, you can start. You can start. I have sent the link. Students will join if they have to, please. Ma'am, लेकिन ये सब नहीं. I we don't. Okay, just start the video. We'll cut the starting part. We'll have to cut the starting part. You can introduce yourself and the topic a little bit, and then start the lecture. Okay, okay, Okay. okay, okay, okay. So Okay. I'm starting on. Yes. Good morning again, everyone. So today we are going to study our new law, that is the law of a contract, 1872. So basically, hello. Yes, the name of our act is the Indian Contract Act 1872. सो व्हाट इज़ द ईयर? ये जो ईयर है 1872, ये एक्ट के आगे क्या है? वी शुड नो अबाउट दैट। ये जो ईयर होता है 1872, 1872, दैट इज़ इट मीन्स इस ईयर में इस एक्ट को बनाया गया था। सो वी कैन से दैट्स वाई 1872 इज़ मैंशन ओवर ईयर, दैट इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट को इस साल में बनाया गया था। Other students, please mute yourself. Other students, please mute yourself. If you have any query, तो फिर आप मतलब अनम्यूट करके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. ओके, ओके.
सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसा कि मैंने बताया, 1872 इज़ द ईयर जिस ईयर में इस लॉ को बनाया गया होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जस्ट एक्ट के नाम के नीचे एक डेट लिखी हुई है, दैट इज़ द 1 सितंबर 1872। तो 1872 में तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया गया था। आफ्टर दैट जो डेट है हमारी 1 सितंबर की, इट शेज इस दिन इस एक्ट को एनफोर्स किया गया था, दैट इज़ एप्लीकेबिलिटी में लाया गया था। एनफोर्स करना, एप्लीकेबल करना, इट मीन्स लागू करना। 1872 में के स्टार्टिंग में ही एक्ट बनकर तैयार हो गया था, बट 1 सितंबर 1872 से इस एक्ट को हमने अप्लाई किया था, दैट इज़ लागू किया था। कहाँ लागू किया था? इंडियन सिटीजन्स पे, भारत के लोगों पे। ओके, सो यानी कि इट्स अ बेसिक इंट्रो अबाउट द एक्ट, दैट इज़ इस ईयर का एक्ट है, इस साल में बना था, इस दिन से एप्लीकेबल हुआ था। दैट्स वाई वी से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872 एंड 1 सितंबर से एप्लीकेबल हो गया। मैंने शॉर्ट में देखो लिखा हुआ भी है, दैट इज़ केम इन टू फोर्स। इफ़ वी टॉक अबाउट the applicability of the act is, then this act is extend to the whole of India, now including the state of Jammu and Kashmir. It's like अगर आप एक्ट तो 1872 का है, that is ब्रिटिशर्स के टाइम का है, it's based on the principle of इंग्लिश लॉ। यानी कि पहले ऐसा होता था, इंग्लिश लॉ, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये लॉ बना था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो अभी आप पढ़ रहे हो 1872 का। लेकिन उस समय तो हम कहेंगे ब्रिटिशर्स थे, तो इंडिया तो थे, इंडियन हम तो आज़ाद तो थे ही नहीं, ब्रिटिशर्स थे, तो हम वो लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज उस टाइम पे भी जो पार्लियामेंट थी जहाँ पे ये लॉ बनाया गया था, इट वॉज इंडियन पार्लियामेंट ऑनली। तो इंडियन पार्लियामेंट ही थी, इंडियन पार्लियामेंट में ही बस ये था कि उसको चला ब्रिटिशर्स रहे थे, दैट इज़ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, बट पार्लियामेंट इंडियन गवर्नमेंट की ही थी। तो यानी इंडियन गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में ही बनाया गया है ये लॉ 1872 का, बट इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स थे तो थोड़ा उनके प्रिंसिपल्स को हमने अडॉप्ट कर लिया है इस लॉ को बनाते समय। ओके, आफ्टर दिस ये जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टोटली 266 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ सेक्शन 1 to 266। ओवरऑल इतने सेक्शंस आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। नाउ जितने भी ये सेक्शंस हैं, अगेन ये कहाँ कहाँ डिवाइड किए गए हैं, दैट इज़ सेक्शन 1 to 75 जो है डील्स करते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट से। देन 76 to 123 सेल्स ऑफ गुड्स, 124 to 238 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, 239 से 266 पार्टनरशिप एक्ट। ना जो 1 to 75 है, दैट इज़ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपको यही पढ़ना है। आवर सिलेबस इज फ्रॉम सेक्शन 1 to 75 ओनली। इसके आगे के जो सेक्शंस हैं, दे आर नॉट आवर सिलेबस, दे आर स्पेशली फॉर द लॉ स्टूडेंट्स, यानी कि जो लॉ स्टूडेंट्स के बच्चे जो लॉ पढ़ते होंगे उनके लिए रिमेनिंग सेक्शंस हैं। तो यू पीपल हैव नॉट टू वरी अबाउट द अरे बाप रे इतने सारे सेक्शंस हमको पढ़ने हैं। सो नो, हमको सिर्फ सेक्शन 1 to 75 पढ़ना है, दैट इज़ जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये तो एक्ट का इंट्रो था, तो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता दिया कि ओवरऑल कितने सेक्शंस हैं। ओके, सो 1 to 75 जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसमें आप आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो हम कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। देन 76 to 123 ये सेल ऑफ अ गुड्स एक्ट से डील करता है, जो कि हमको पढ़ना नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज शेक एंड एज अ पार्ट ऑफ इंट्रो ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल दैट सेल ऑफ अ गुड्स एक्ट जो है, इसके नीचे देखो एक टर्म मैंने लिखा है, दैट इज़ रिपील्ड, यानी कि इन सेक्शंस को रिपील्ड कर दिया गया है, दैट मीन्स रिवोक कर लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है ऑफिशियली। तो विड्रॉ क्यों कर लिया हमने? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने सेल्स ऑफ गुड्स भी डाला है, देन अगेन लास्ट वाला सेक्शन वाला पार्ट देखो, दैट इज़ पार्टनरशिप एक्ट भी डाला है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी डाले हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी डाले हैं, तो समवेयर ये बहुत ही बल्कि हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इतना लॉन्ग और इतना बल्कि लॉ बनाने से बेटर है कि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंट लॉज को बना देते हैं।
तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट डिसाइडेड कि सेक्शन 76 से 123 जो है, दैट इज सेल्स ऑफ अ गुड्स एक्ट जो है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से निकाल लेंगे और एक इंडिपेंडेंट लॉ बनाएंगे। तो इन नाउ डेज वी हैव अ सेल ऑफ अ गुड्स एक्ट 1930, यानी 1930 में सेल ऑफ अ गुड एक्ट को आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से निकाल लिया गया था और न्यू लॉ बना दिया गया। तो समवेयर नाउ सेल ऑफ अ गुड्स एक्ट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि पहले था पर अब नहीं है, क्योंकि हमने इसको निकाल दिया। कब निकाला? 1930 में। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ 124 to 238, that is special contracts. Yes, special contracts are there, a kind of a contract of agency, a contract of a bailment. These are the name of some special contract. Again, it's not a part of our study, तो आप नॉलेज शेक के लिए जान लो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और बिलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ पार्टनरशिप एक्ट, दैट इज़ 239 to 266. अगेन दिस एक्ट इज़ रिपीट, यानी इस एक्ट को भी हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में से निकाल के अलग से लॉ बना के ले लिया। तो यानी ओवरऑल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें से 2 पार्ट्स तो हमने रिमूव ही कर दिया है, निकाल दिया है, बट सेक्शंस आर स्टिल देयर। यानी अगर आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सेल्स ऑफ अ गुड्स निकाल दिया तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस पीछे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। यानी जो सेक्शंस जैसे जिस प्रोविज़न के लिए बनाए गए थे वो एज इट इज़ ही है। रिपील रिवोक करने का मतलब वो सेक्शंस भी रिमूव हो गए। तो इसीलिए जब आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ोगे तो 1 to 75 के सेक्शंस को ही हम पढ़ेंगे। एज आई सेड, पार्टनरशिप एक्ट को भी रिपील कर लिया गया है, तो वी हैव अ न्यू पार्टनरशिप एक्ट दैट इज़ 1932। उसके साथ साथ हम एक LLP एक्ट भी लेके आए हैं, दैट इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रो अबाउट द एक्ट कि ओवरऑल कितने सेक्शंस हैं हमारे पास, कौन सा सेक्शन कौन से प्रोविजन से डील करता है, देन अगेन कौन से सेक्शंस को हम रिमूव कर चुके हैं, इट्स लाइक कि वो सेक्शंस हम अभी नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो दीज आर द सेक्शंस जो लॉ स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ते हैं सेल्स ऑफ अ गुड्स और पार्टनरशिप एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में, मतलब इनको हम एज ए इंडिपेंडेंट लॉ अभी भी स्टडी करते हैं। ओके, तो ये सेक्शन से रिलेटेड दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसा कि अभी मैंने बताया अकॉर्डिंग टू दीज सेक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज दैट ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एज आई सेड, इट्स अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ अ बिजनेस लॉ। आपके बिजनेस लॉ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। वाई? बिकॉज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, in our day-to-day activity, in case of a trade, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इन सब में आपको कॉन्ट्रैक्ट का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंटली देखने को मिलता है। आप डे टू डे एक्टिविटी में ले लो, सुबह उठते ही इट इज़ आवर एसेंशियल टू हैव अ टी, आपको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, खाना खाना है आफ्टर सम टाइम, लंच करना है। तो इन सारी रीजंस को, इन सारी एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आपको शॉप पे जाना होगा, सामान खरीदना होगा। दैट इज़ व्हेन यू विल गो टू द शॉप। आप शॉप पे जाओगे, सामान खरीदोगे, तभी तो घर में आके चाय बनाओगे ना। व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज मिल्क, आफ्टर दैट ओनली यू विल मेक टी। तो यानी कि मिल्क लोगे तब चाय बनेगी। तो समवेयर यू आर गोइंग टू एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। आप शॉप पे जाते हो, मिल्क परचेज़ करते हो, तो यानी आप मिल्क को परचेज़ करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जहाँ पे आप किसी सामान को ख़रीद रहे हो और दुकान वाला बेच रहा है। तो यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको कॉलेज जाना है, आप ऑटो कर रहे हो, साइकिल कर रहे हो, या जो भी व्हीकल आप यूज़ कर रहे हो, या बस में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो, तो अगेन एंड अगेन यू आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। आप बस से जाओगे तो कंडक्टर से आप टिकट लेते हो, ट्रेन से जाओगे रेलवे से टिकट लोगे, तो अगेन एंड अगेन वी आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद समवन। आप प्राइवेट ऑटो से जा रहे हो तो आप ऑटो वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि सो एंड सो प्लेस पे हमको छोड़ दो, उसके रिटर्न में वी आर गोइंग टू पे दैट। तो समवेयर वी आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। एक दिन में तो आई थिंक वी आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मोर देन थाउजेंड्स ओनली। फ्रॉम द मॉर्निंग ओनली वी स्टार्ट टू गेट एंट्री टू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो दैट इज़ व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इज़। दैट इज़ ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के इम्पोर्टेंस हैं कि ये डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमारे यूज़ होता है। आफ्टर दिस
Second important thing about contract is that is it creates legal obligation. यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, ये लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करता है. ये मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. नाउ ये लाइन आपको अभी समझ में नहीं आएगी, हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट में और अंदर जाते हैं, सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस लाइन. ओके, बिफोर दैट ऑल्सो, उसके भी पहले it is important for us to understand some definitions. It's like अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझना चाहते हो तो कुछ ऐसे definitions हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, because these are the terms which we are going to repeat or we are going to use again and again and again. तो बार बार हम इन वर्ड्स को यूज़ करने वाले हैं, स्पेशली दे आर अ लीगल टर्म्स इन नेचर. तो यानी कि लीगल टर्म है, दैट्स वाई इट इज़ एसेंशियल फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. ये स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रॉब्लम है, इट्स लाइक मैं फास्ट जा रही हूँ या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर मैं ऑडिबल नहीं हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन बिटवीन. ऐसा कुछ है तो आप आपके माइक को अनम्यूट करिए एंड लेट मी नो अबाउट द इश्यूज विच यू आर फेसिंग. ओके, सो एज आई सेड कि डेफिनेशन पार्ट जो है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ताकि हम पूरे के पूरे एक्ट को समझ सकें. तो जो डेफिनेशन होता है, इट्स ऑलवेज गिवन इन सेक्शन 2 ऑनली. यानी मैक्सिमम टाइम पे आपको सेक्शन 2 में ही डेफिनेशंस मिलेगा. इन ऑल अदर लॉज, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख लो या किसी भी दूसरे लॉ में देख लो, डेफिनेशंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गिविंग इन सेक्शन 2 ऑनली, इंक्लूडिंग आवर आई थिंक वी हैव अ मोर देन 500 लॉज, बट इन 300 और 400 इन ऑल द लॉज, मतलब मैक्सिमम लॉज में डेफिनेशंस जो होते हैं सेक्शन 2 में ही होते हैं. देयर आर फ्यू लॉज आर ओनली जहाँ पे सेक्शंस में डेफिनेशंस जो हैं आपको सेक्शन 3 में मिलेंगे, अदरवाइज जनरली इट्स इन सेक्शन 2 ओनली. ओके, तो सेक्शन 2 का जो हम पहला डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज H, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल, देयर आर more than 20 definitions in our contract act, but it is not possible to cover each and every definition. तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले डेफिनेशंस को ही क्या करेंगे, कवर करेंगे. ओके, सो आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज़ कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है जो कि सेक्शन 2 क्लॉज H में दिया गया है. तो सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस द टर्म कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लॉ का ऐसा कहना है, इट्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सके, दैट इज़ एप्लीकेबल किया जा सके, जिसे आप लागू कर सके, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. यानी कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, सिर्फ वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है. यानी कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, सो इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड. सो एज आई सेड, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट. तो इस लाइन को समझने के लिए, दैट इज इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए एक पर्सन है जो बी को प्रॉमिस करता है कि मैं आपके बर्थडे पे आपको 1000 रुपीज़ एज अ, मतलब बर्थडे के लिए बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे प्रेजेंट दूंगा. दैट इज़ ए प्रॉमिस टू गिव बी ₹1000 एज अ बर्थडे प्रेजेंट. ए ने प्रॉमिस किया बी से कि बर्थडे प्रेजेंट 1000 रुपीज़ देगा ऑन बीज बर्थडे. बी का बर्थडे आ गया, बट ए जो है ही फेल्ड टू फुलफिल हिज प्रॉमिस. यानी ए ने जो प्रॉमिस किया था कि मैं 1000 रुपीज़ बी को दूंगा उसके बर्थडे पे, बर्थडे आने पर उसने वो पैसे उसको नहीं दिए, दैट इज़ 1000 रुपीज़ नहीं दिए. तो इस सिचुएशन में क्या बी ए पर स्यू कर सकता है कि ए ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे बर्थडे पे 1000 रुपीज़ देगा बट अभी नहीं दिया? तो क्या आप वो अमाउंट रिकवर करने के लिए केस कर सकते हो ए पर? आंसर इज़ नो. वाई? बिकॉज ये जो एग्रीमेंट था ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो, लॉ में नहीं चलेगा. बिकॉज लॉ में सिर्फ वही एग्रीमेंट्स चलते हैं, फर्स्ट थिंग जो लीगल इन नेचर हो
सेकेंड थिंग, जो लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करते हैं, अगर लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं हैं तो मोरल ऑब्लिगेशंस पे बेस्ड होकर लॉ नहीं चलता है। यानी ये हमारी मोरल ड्यूटी है। मोरल ड्यूटी है मेरी कि मैंने कहा था तो मैं दूँ, बट लीगली आई एम नॉट बाउंड टू गिव। यानी कानून के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली मैं बाउंड नहीं हूँ बी को 1000 रुपये देने के लिए। बर्थडे में मैंने कहा था देना है, दे दूँगी, नहीं दिया तो नहीं दिया। दैट इज़ माई मोरल ऑब्लिगेशन, नॉट लीगल ऑब्लिगेशन। तो कोई चीज़ जो मोरल ऑब्लिगेशंस में आती है उसे लेकर आप केस नहीं कर सकते। लीगल ऑब्लिगेशंस वाले एग्रीमेंट्स होने चाहिए, तभी वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे। जैसे कि अब ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे? सो वी कैन से अ काइंड ऑफ अ रेंट एग्रीमेंट। जैसे अगर आप किसी से रूम भाड़े पर लेते हो, जनरली डे टू डे लाइफ में ऐसा होता है, बहुत लोगों के पास मुंबई में हमारे खुद के घर नहीं है तो हम भाड़े पे घर लेते हैं। तो जो लाइसेंसर होता है, दैट इज़ जो रूम को देता है भाड़े पे, वो लाइसेंसर, जो ले रहा है वो लाइसेंसी। तो जो लाइसेंसी है, जब वो लाइसेंसर से रूम लेता है तो हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं। इतना तो आपने डे टू डे लाइफ में आपके घरों में या फ्रेंड सर्कल में कहीं सुना या देखा होगा, दैट इज़ कि भाड़े पे हम रूम ले रहे हैं तो हम एक रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं। तो जब आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हो, इट मीन्स आप वहाँ पे खुद को लीगली बाउंड कर रहे हो कि हम सो एंड सो मंथ में सो एंड सो अमाउंट का कंपनसेशन देंगे उस रूम में रहने के लिए। हम वहाँ के किसी भी स्ट्रक्चर को डिमोलिश नहीं करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, टाइम पे पैसे देंगे। रूम छोड़ना होगा तो 1 महीने पहले आपको नोटिस देंगे। तो दीज आर द सम टर्म्स एंड कंडीशंस जिसको दोनों भी पार्टीज़ एग्री करती हैं। तो ये जो रेंट एग्रीमेंट है, इसमें से अगर दोनों पार्टीज़ में से कोई भी अपनी किसी भी कंडीशन को ब्रीच करता है तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है, केस कर सकती है, क्योंकि ये लीगल एग्रीमेंट है। यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। तो हमको हमेशा एग्रीमेंट्स को लेके फ़र्क करना होगा कि क्या ये एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है या मोरल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। अगर आपका एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, इट मीन्स इट इज़ एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगेन, एनफोर्सेबल बाय लॉ में सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशंस का होना ज़रूरी नहीं है। आपका जो पर्पज़ है एग्रीमेंट का, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो भी लॉफुल होना चाहिए। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, मैंने कहा आपसे कि मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी, बदले में आप मुझे 2 किलो ड्रग्स ला के दे दीजिए। आपने कहा ठीक है, मेरा और आपका एग्रीमेंट हो गया कि आप मुझे 2 किलो ड्रग्स ला के देंगे, इन रिटर्न मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगी। ठीक है, चलो हमने इस एग्रीमेंट को राइटिंग में स्टैम्प पेपर पे बना लिया सो दैट हम में से कोई ब्रीच ना कर सके। तो क्या आप जब मुझे ड्रग्स ला के दोगे, आपने चलो मुझे ड्रग्स ला के दे दिया, मैंने आपको 5 लाख रुपए नहीं दिए, मैंने क्या किया, अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, अपने एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया। मैंने एग्रीमेंट किया था कि मैं 5 लाख दूंगी, आप 2 किलो ड्रग्स देना, आपने ड्रग्स तो दे दिया बट मैंने 5 लाख नहीं दिया। तो इस सिचुएशन में क्या आप कोर्ट में जाके ये बोलोगे कि जैसा मैंने इनको ड्रग्स सप्लाई किए हैं, बदले में इन्होंने 5 लाख देने बोला था, नहीं दिया? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आपको खुद पता है कि ड्रग्स का जो बिज़नेस है इट्स इलीगल इन नेचर। यानी कि अगर आपका जो एग्रीमेंट का पर्पस है वो लॉफुल नहीं है, आप रॉन्गफुल पर्पस के साथ इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए अगर एग्रीमेंट्स करते हैं तो वो भी कोर्ट में एप्लीकेबल नहीं होता, एनफोर्सेबल नहीं होता। हम ऐसे एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते कि आप मुझे 5 किलो ड्रग्स देना, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूँगी, बिकॉज इट्स इलीगल बिजनेस। आप ऐसा एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते कि ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जाइए आपके पड़ोसी के घर में है ना, चोरी कर लीजिए, और चोरी करने के बाद जो भी माल मिलेगा हम आधा आधा बांट लेंगे। यकीन नहीं है तो चलो एक एग्रीमेंट में इस टर्म्स एंड कंडीशंस को रिड्यूस कर सकते हैं कि जो भी चोरी का माल आएगा हम आधा आधा बांट लेंगे। हम ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अलाउड ओनली बिकॉज दीज एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, द इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि वो एग्रीमेंट्स जो लीगल होंगे, जो लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करते होंगे, उन्हीं एग्रीमेंट्स को लेकर आप कोर्ट में जा सकते हो, और सिर्फ वही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यानी कि वो एग्रीमेंट्स जो लीगल नहीं होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है।
दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट एनफोर्शिएबल बाय लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो एनफोर्शिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ है, जिससे आप कोर्ट में लेकर जा सकते हो, जो लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते जो एनफोर्शिएबल ना हो, दैट इज़ कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते हम, जिन्हें हम एप्लीकेबल नहीं करवा सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे, तो वो एग्रीमेंट्स क्या होंगे? तो कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज़ सेक्शन 2 क्लॉज जी, वॉइड। वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो वॉइड होंगे। वॉइड का डेफिनेशन देखो, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्शिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, यानी वो एग्रीमेंट्स जो लॉ के थ्रू एनफोर्शिएबल नहीं है वो वॉइड होते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन ने कहा वो सारे एग्रीमेंट्स जो लॉ में एनफोर्शिएबल होंगे वो बाद में क्या बन जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। सेकेंड डेफिनेशन ने कहा वो सारे एग्रीमेंट्स जो एनफोर्शिएबल नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। द टर्म वॉइड मीन्स विच इज़ इलीगल इन नेचर, जिसका कानून की नज़रों में कोई अस्तित्व नहीं होता है, दैट इज़ जिनकी लीगल एग्जिस्टेंस, लीगल वैलिडिटी नहीं होती है। तो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्शिएबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। सिंपल है, जो एग्रीमेंट कानून में चलेगा, लॉ में चलेगा, वो क्या है? एनफोर्शिएबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंड ने कहा जो एग्रीमेंट नहीं चलेगा, जो गलत एग्रीमेंट है, रॉन्गफुल ऑब्जेक्ट्स के साथ है, वो क्या हो जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट्स हो जाएगा। ओके, वी आर डन विद द 2 डेफिनेशंस। वॉइड एग्रीमेंट्स के भी आप सेम एग्जांपल्स को ले सकते हो, जैसे कि ड्रग्स वाला एग्जांपल है, वो वॉइड एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते। मैं आपसे एग्रीमेंट करूँ कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगी, आप सी को जाके गोली मार दीजिए, आप उसको शूट कर दीजिए, तो ऑफकोर्स ऐसा एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते, इट्स वॉइड बाय लॉ, बिकॉज ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता। ओके, सो वी हैव टू बाइफिकेट। दैट्स वाई देयर इज़ वन स्टेटमेंट इन ए लॉ, दैट इज़ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हमको चेक करना होता है कि एग्रीमेंट लीगल है कि इलीगल है। अगर एग्रीमेंट लीगल होगा, लीगल ऑब्लिगेशन वाला होगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। दैट्स वाई स्टेटमेंट इज ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब वो लीगल होगा और उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस होंगे। तो सिंपली ओके, नेक्स्ट वी हैव अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगेन इट्स अ लिटिल बिट कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, इट्स लाइक डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बट इट्स लाइक अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर कोई ध्यान देगा, अच्छे से समझने की कोशिश करेगा तो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, अगर आप ध्यान नहीं देते हो, आप अवॉइड करते हो या प्रॉपर सुनते नहीं हो लेक्चर्स को, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। ओके, सो एज आई सेड, नेक्स्ट डेफिनेशन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, समवन इज सेइंग समथिंग? नो? ओके, सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, अभी तक हमने 2 टाइप्स पढ़े, दैट इज़ एक एग्रीमेंट है जो लॉ में एनफोर्स हुआ तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, जो लॉ में एनफोर्स नहीं हुआ वो वॉइड बन गया। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? समवेयर अ काइंड ऑफ अ थर्ड पार्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इट्स एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्शिएबल बट एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी के पास ऑप्शन होता है चूज़ करने का कि वो उस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर उन्होंने चूज़ किया कि कंटिन्यू करना है तो ठीक है, वो कंटिन्यू हो जाएगा। अगर उन्होंने चूज़ किया कि नहीं, कंटिन्यू नहीं करना है, तो फिर वो वहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पार्टी के पास ऑप्शन होता है चूज़ करने के लिए कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो उस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में अभी भी इट्स लाइक वी आर इन अ मुंबई, हम सिटी एरिया में हैं तो ये चीज़ हमको इतनी देखने नहीं मिलती, बट स्टिल इन इंडिया में अगर आप मुंबई के बाहर चले जाओ या सिटी एरिया के बाहर चले जाओ, विलेज एरिया में,
तो आज भी ऐसा होता है जहाँ पे माइनर्स की मैरिज होती है, दैट इज़ गर्ल चाइल्ड या मेल चाइल्ड जो है, मतलब 18 साल से लड़की छोटी है, एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर द गर्ल्स इज़ 18 एंड एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर द बॉयज़ इज़ 21। इलेक्शन के वोट आईडी के लिए नहीं बोल रही हूँ, शादी करने के लिए बोल रही हूँ। तो यानी अगर शादी के कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज़ मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में अगर हमको एंटर करना हो तो गर्ल्स के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड एज बाय लॉ है दैट इज़ 18 एंड फॉर बॉयज़ इट्स 21। बट आज भी हमारे इंडिया में सिटीज़ एरियाज़ को छोड़ने के बाद विलेज एरिया में अगर आप जाते हो तो बहुत जगहों पे आपको देखने मिलेगा जहाँ पे आज भी चाइल्ड मैरिज परफॉर्म होता है, जहाँ पे आज भी पेरेंट्स बेटियों की शादी 18 साल से पहले डन कर देते हैं या कर देते हैं। तो वर्डिबल कॉन्ट्रैक्ट्स में एक ऑप्शन मिला है, दैट इज़ अगर किसी गर्ल चाइल्ड की शादी उनके पेरेंट्स ने 18 साल के पहले, दैट इज़ मे बी 17 ईयर्स में कर दी है, तो वी ऑल नो दैट वो तो माइनर है। 18 साल से छोटे अगर आप हो तो इट मीन्स यू आर माइनर। एज ऑफ मेजॉरिटी फॉर द गर्ल्स इज़ 18 ओनली, तो यानी माइनर है। या फिर लड़का जिसकी एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ 21 है, जो कि या उससे कम में पेरेंट्स ने शादी कर दी है, तो द गर्ल हैज़ ऑप्शन टू चूज़, यानी कि 17 साल की उम्र में या माइनॉरिटी की आप 18 साल से नीचे कोई भी उम्र ले लो, 16, 15, 14, 12, 13, जिसमें भी पेरेंट्स ने गर्ल चाइल्ड की शादी कर दी है, उस साल के बाद से जब तक वो मेजॉरिटी को अटेंड करती है, दैट इज़ जब तक वो 18 साल को हो जाती है, 18 साल के होने के बाद द गर्ल हैज़ ऑप्शन कि वो उस शादी को कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं। अगर वो उस शादी को मेजॉरिटी की एज अटेंड करने के बाद कंटिन्यू नहीं करना चाहती, जो शादी उसके माइनर होने पर हुई थी, तो वो उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकती है, क्योंकि वो शादी उस वक्त हुई थी जब वो माइनर थी, तो उसमें उसकी रजामंदी नहीं थी। और वैसे भी माइनर्स की कंसेंट जो होती है वो लॉ में मानी नहीं जाती। मतलब कोई 17 साल का बच्चा अगर कहे कि हाँ मैं एग्री करता हूँ ऐसा करने के लिए, तो भी नहीं चलेगा, बिकॉज माइनर्स के कंसेंट को लॉ नहीं मानता। तो माइनर्स अपनी कंसेंट तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दे ही नहीं सकते हैं। तो इन केस ऑफ अ गर्ल इज़ अ माइनर, तो शी हैज़ ऑप्शन एट द एज ऑफ मेजर अटेंडिंग करने के बाद कि वो उस शादी को कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं। अगर उसे लगता है कि यस शी वांट्स टू कंटिन्यू, तो वो जो एग्रीमेंट था मैरिज का, यू नो इंडिया के जो मैरिज वाले लॉज हैं, दैट इज़ हमारे पास इंडियन मैरिज एक्ट है फॉर हिंदूज, वी हैव अ मोहम्मदन लॉ का भी बहुत सारे लॉज है मैरिज को लेके, देन वी हैव अ पारसी लॉ, क्रिश्चियन लॉ। तो जितने भी डिफरेंट लॉज हैं ना मैरिज के, इनडायरेक्टली लॉ का सबके लिए ऐसा कहना है कि मैरिज इज़ अ टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। शादी जो है ये खुद में शादी के साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो यानी कि समवेयर इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो मैरिज है ना वो भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, जहाँ पे दो लोग एक साथ रहने के लिए एग्री करते हैं विथ सम टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, सो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल तब होगा दैट इज़ विद द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। गर्ल के पास ऑप्शन है कि वो मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं बढ़ाना चाहती। दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2 सिचुएशंस में जाएगा। इफ़ शी वांट्स टू कंटिन्यू तो फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा, अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहती है तो वो वॉइड हो जाएगी। अगेन ऊपर का जो 2 पार्ट्स था, आपका वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के उसी में मिल जाता है। दैट इज़ अगर गर्ल ने कहा कि हाँ ठीक है मैं इस शादी से एग्री करती हूँ मेजॉरिटी अटेंड करने के बाद, और वो उसी शादी को कंटिन्यू करना चाहती है, या उसका बोलना ज़रूरी नहीं है, अगर उसने कोर्ट में जाके केस नहीं किया कि मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो, तो लॉ प्रिज्यूम कर लेगा कि आप एग्री करते हो इस शादी से। तो आपने अगर एक्शन नहीं लिया कि आपको शादी नहीं चाहिए, तो भी लॉ मान लेगा कि आपको शादी चाहिए। तो यानी कि फिर वो यही कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप डिज़ोल्व कर सकते थे वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। हाँ, 18 साल की उम्र के बाद आप 25 साल के होने के बाद अगर बोलो कि नहीं मुझे ये शादी कंटिन्यू नहीं करनी है, ये शादी मेरे पेरेंट्स ने तब करा दी थी जब मैं माइनर थी, तो नहीं चलेगा। मतलब देयर इज़ टाइम लिमिटेशन फॉर दैट। आपने जब मेजॉरिटी अटेंड की है दैट इज़ एट द एज ऑफ 18,
तभी आपको ये बात बोलनी है कि आप इस मैरिज को कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप 50 साल बाद या 10 साल बाद उठ के नहीं बोलोगे कि अरे अरे माइनर में मेरी शादी हुई थी, मैंने ऐसे ही कंटिन्यू कर लिया, अब मुझे नहीं करना है। तो यानी एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग मेजॉरिटी ओनली यू हैव ऑप्शन टू चूज़। तो अगर आप कंटिन्यू करोगे तो वो जो एग्रीमेंट था कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो यू कैन मेक एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट टू डिक्लेयर इट वॉइड। दैट इज सेकेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट, हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन, आपका जो एग्रीमेंट है मैरिज का उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सिंपल इन 3 डेफिनेशंस को ध्यान में रखिए। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बेस है हमारा वो इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है, इस पे डिपेंड है। तो प्लीज़ याद रखिए दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट्स विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि जो लीगल पर्पज़ वाला हो, लीगल ऑब्लिगेशन वाला हो, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो एग्रीमेंट्स। ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल नहीं होते वो वॉइड होते हैं, और ऐसे एग्रीमेंट्स जहाँ पे पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो उसको लीगल करके कंटिन्यू भी कर सकता है या वॉइड भी करवा सकता है, वो वॉइडेबल होते हैं। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही है सारे, बस क्लॉजेज अलग अलग हैं। इट्स लाइक सेक्शन 2 क्लॉज एच, सेक्शन 2 क्लॉज जी, सेक्शन 2 क्लॉज आई। अगेन ये जो क्लॉजेज हैं ये हम अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हैं। इट्स लाइक अगर आप लॉ में कहीं आंसर में लिख रहे हो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको सेक्शन 2 क्लॉज आई ही लिखना है, बिकॉज अगर आपने आई के बदले कोई और वर्ड यूज़ कर दिया, कोई और लेटर यूज़ कर लिया, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इट्स बेटर या तो आप सेक्शंस को एज इट इज़ याद रखिए, या फिर आंसर लिखते समय आप सेक्शंस को मत ही लिखिए, क्योंकि अगर आपने नंबर्स में मिस्टेक की या लेटर्स में मिस्टेक किया तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि सेक्शन 2 आई में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपने आई के बदले जी लिख दिया तो वो कैसा हो जाएगा? जी में तो वॉइड का डेफिनेशन है ना, आप जी लिख दोगे तो फिर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन तो उसमें रहेगा ही नहीं। तो दैट्स वाई वी हैव टू राइट एज इट इज़, यानी कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं डेफिनेशन पार्ट पे। सो ओवरऑल अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, दे ऑल आर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑन। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने डेफिनेशन पार्ट्स भी कवर कर लिया है। ओके, इंट्रोडक्शन, एनी डाउट? कोई ऐसा डेफिनेशन या कोई ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन, किसी को कुछ क्वेरी है इंट्रोडक्शन में? हेलो, यस, एनी क्वेश्चंस? Okay, then I'm proceeding further. Next we have a classification of a contract. Next topic, क्योंकि आपका जो बेस है कॉन्ट्रैक्ट का वो इन्फॉर्मेशन हमने ले लिया है, तो दैट्स वाई अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। सो क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा, यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कुछ फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। दैट इज़, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाइड करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स, देन वी हैव अ implied contract, then we have a quasi e-contract, executed and executory contracts. अब हम एक एक करके देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें से एक एक कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब होता है। ओके, सो फर्स्ट वन वी हैव इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप एक्सप्रेस कर सकते हैं मतलब किसी भी चीज़ को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, आइदर इन राइटिंग और बाय वी कैन से वर्ड्स ऑफ अ माउथ, यानी कि या तो आप बोल के करोगे या फिर आप लिख के करोगे। तो यानी कि आइदर इन राइटिंग और बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, दीज आर द 2 फॉर्म्स जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट्स के या एग्रीमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्रेस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो we can say that either when you are spoken something, it's like words which are spoken or written at the time of formation of a contract is said to be in a express form. सेम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको रेंट एग्रीमेंट का एक एग्जाम्पल दिया था। तो अगर आप घर भाड़े पे ले रहे हो या दे रहे हो,
तो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई एक रेंट एग्रीमेंट बना के रख लेते हैं। तो वो रेंट एग्रीमेंट हम लोग ओरली नहीं करते ना, समटाइम्स सम पीपल्स डू ओरली, बट देन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमको डिफ़िकल्टी होती है एविडेंस शो करने में कि हाँ हमने घर को भाड़े पे दिया था। तो बेसिकली व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग साइड इज़, स्ट्रॉन्ग और अच्छा साइड हमारे लिए क्या है कि हम चीज़ों को रिटर्न में रिड्यूस करके ले लें। रीज़न इज़ कि इससे हमारे पास एक अच्छा खासा एविडेंस क्रिएट हो जाता है कि हमने चीज़ों को राइटिंग में लिखा है, तो एक एविडेंस होता है हमारे पास। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट्स को आप ओरल फॉर्म में भी कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो ओरल भी होते हैं, रिटन भी होते हैं, एम्प्लाइड भी होते हैं। बट अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी और राइट्स, तो जनरली वी प्रेफर एक्सप्रेस वाला कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ राइटिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कि एक हमारा एग्जांपल हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का, हमारा एग्जांपल है रेंट एग्रीमेंट वाला। इसके अलावा आप ले सकते हो मॉर्गेज डीड्स। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करने जा रहे हो, बैंक में अभी आप जाओ और आप बोलो मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना। अगर आप हाउस लोन्स, कार लोन, ये सब क्या होता है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी को जाके मॉर्गेज करते हैं। तो बैंक वाले दे डू सम पेपर वर्क ना, वो आपको मॉर्गेज डीड का फॉर्म देंगे, आपकी कंसेंट लेंगे, साइन पे लेंगे, स्टैम्प पेपर मंगाएंगे। अ काइंड ऑफ दे आर रिड्यूसिंग देयर टर्म्स एंड कंडीशंस इन एक्सप्रेस वे, इन राइटिंग। तो यानी कि राइटिंग में हमने एक्सप्रेस किया, मॉर्गेज डीड बनाया तो, या फिर रेंट एग्रीमेंट बनाया तो, या आपके दादाजी की प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, वो आपको गिफ्ट करना चाहते हैं और उन्होंने गिफ्ट डीड बना दी, तो गिफ्ट डीड का बनाना, रेंट एग्रीमेंट्स का बनाना, मॉर्गेज डीड्स का बनाना, ये सब क्या है, ये सब राइटिंग फॉर्म के एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे। अब जो नेक्स्ट हमारा बाय वर्ड्स, स्पोकन वाला हमने बोला, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बोल के होता है। अगर आप जो घर भाड़े पे दे रहे हो वो आप किसी रिलेटिव को ही दे रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि इनके साथ एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है, ये तो मेरे घर वाले ही हैं, मतलब एक कनेक्शन होता है ना फैमिली में। तो समटाइम्स रिलेशन पे बेस्ड हो के व्हाट वी डू, हम एक्सप्रेस फॉर्म में चीज़ों को रिड्यूस नहीं करते हैं, हम चीज़ों को ओरल फॉर्म में एग्री करके ले लेते हैं कि ठीक है चलो आप भाड़े पे ले लो, आप मुझे महीने महीने का सो एंड सो अमाउंट दे देना। एक ओरल डील हो गई हमारे बीच में। तो ये भी क्या हुआ, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहाँ पे हमने ओरली या राइटिंग फॉर्म में चीज़ों को एक्सप्लेन किया या एक्सप्रेस किया। ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस वाला तो वैसे भी समझने में बहुत ही ईजी है, बोल दिया या कह दिया तो एक्सप्रेस कर दिया, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगेन बेस्ड ऑन द टर्म इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ड भी खुद ही बता रहा है, इम्प्लाइड मतलब जो कि इम्प्लाइड है, मीन्स जो एक्सप्रेस नहीं है। इट मीन्स जिसे कहा नहीं गया है और जिसे लिखा भी नहीं गया है। द क्वेश्चन अराइज, अगर कहा भी नहीं है और लिखा भी नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में ही कैसे आएगा। सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन, और वी कैन से विच इज़ इन्फर्ड फ्रॉम द एक्ट और कंडक्ट ऑफ द पार्टी, यानी जो आपकी हरकतों से या आपके इशारे से या आपके बिहेवियर से हमें पता चलता हो, इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ वन विच इज़ inferred from the act of the party or conduct of the party, or you can say behavior of the party, यानी जो behavior, conduct और act से inferred होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम implied contracts कहते हैं। अब क्योंकि एक्सप्रेस और रिटन फॉर्म में तो होते ही नहीं है, तो इसीलिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक्चुअली इट्स वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है, आपने ऑटो किया और ऑटो करने के बाद हम ऑटो वाले को क्या बोलते हैं कि भाई जीपीएम कॉलेज छोड़ दो, है ना। हम उससे ये डील नहीं करते कि आप कितने देर में छोड़ोगे, कितने देर में, मतलब कितना टाइम लगेगा आपको, आधे घंटे से ज़्यादा तो नहीं लगेगा, आप बता दो आधा घंटा ही लगेगा, कौन से रास्ते से जाओगे, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लोगे, इतने सारे क्वेश्चंस हम नहीं पूछते। यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस इतने सारे हम एग्री नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम जनरली जाते हैं डायरेक्ट ये पूछते हैं, भाई जीपीएम कॉलेज चलोगे क्या, हाँ ठीक है चलो बैठ गए। अब वहाँ पे कॉलेज आने के बाद, उतरने के बाद आप उतर के डायरेक्ट कॉलेज में चले जाते हो क्या, नहीं, हम उसको पे करते हैं। तो आप ऐसे बोलोगे क्या ऑटो ड्राइवर को, अरे भाई आपने बताया नहीं कि आप मुझे जीपीएम कॉलेज छोड़ने के पैसे लोगे,
अगर आपने बताया होता कि आप पैसे लोगे तो हम आपके ऑटो में बैठते ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। या फिर आप ऐसे बोलते हो कि अरे भाई, मैंने आपको कहा JPM कॉलेज छोड़ दो, आपने छोड़ दिया। हमारे और आपके बीच में तो कोई एग्रीमेंट है ही नहीं कि आप मुझे छोड़ोगे तो आप पैसे लोगे। ओरल फॉर्म में तो हमने डिस्कस नहीं किया, और राइटिंग में तो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखने का टाइम ही नहीं होता है। तो इट्स लाइक राइटिंग में वी कांट रेड्यूस इट, और ओरल फॉर्म में भी हमने बात नहीं की, सिर्फ मैंने बोला छोड़ दो, आपने लाके छोड़ दिया। तो क्या हम उसको पे नहीं करेंगे? वी हैव टू पे। वाई? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो हम पे करने के लिए बाउंड है बिकॉज ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे होता है जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन चीज़ों को लिखा और कहा नहीं गया होता है। यानी जब आप किसी की सर्विस को यूज़ कर रहे हो तो उसके बदले में यू हैव टू पे। तो इट्स लाइक ऑटो में बैठने के बदले में यू हैव टू पे सम अमाउंट टू दैट ऑटो वाला, या फिर बस से ट्रेवल कर रहे हो तो उस बस के टिकट के पैसे आपको देने पड़ेंगे। हम वहाँ पे ये नहीं बोलते कि अरे भैया छोड़ दो, बोला तो आपने छोड़ दिया। सेकेंड थिंग, एक और एग्जांपल आप ले सकते हो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपने एक चाय ऑर्डर की या फिर स्नैक्स ऑर्डर किया, तो आपने सैंडविच ऑर्डर किया, तो वो कहते हैं कि अरे भाई ठीक है, हम जाके ऐसे डिस्कस नहीं करते ना कि भैया जी सैंडविच कितने का दोगे, एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लगाओगे। इट्स लाइक मेन्यू में हम सब कुछ देख लेते हैं। मेन्यू का देखने का मतलब ही होता है कि हम एग्री करते हैं सो एंड सो फूड के लिए सो एंड सो अमाउंट। आप खाने के बाद नहीं बोल सकते अरे आपको पैसे चाहिए थे, आपने बताया होता कि अगर आपको पैसे लगेंगे तो फिर हम आपके रेस्टोरेंट में बैठते ही नहीं। और भैया जी बैठने के टाइम पे तो आपने बोला नहीं कि अगर आप खाओगे तो पैसे लगेंगे। इट्स लाइक वी डोंट हैव एनी राइटिंग और ओरल एग्रीमेंट बिटवीन अस, तो फिर मैं बाउंड नहीं हूँ आपको पे करने के लिए। अगेन यहाँ पे भी किसी भी एक्सप्रेस या ओरल फॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट ना होने के बावजूद वी आर बाउंड टू पे। जहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया होता कि हम पैसे देंगे नहीं देंगे क्या करेंगे, हम बस जाते हैं बैठ के डायरेक्ट ऑर्डर कर देते हैं। तो इन सिचुएशंस में जहाँ पे एक्सप्रेस या ओरल फॉर्म में नहीं है वहाँ पे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है पे करने की विदाउट एनी राइटिंग और ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक दैट इफ़ यू आर गेटिंग इन टू द बस और यू आर बाइंग ट्रेन का टिकट वाला फॉर ट्रैवल करने के लिए, या फिर यू आर हैविंग अ कप ऑफ अ कॉफ़ी इन अ रेस्टोरेंट। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जनरली सोसाइटी में लोगों को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता होता है। तो क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट भी इट्स अ काइंड ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ओनली। समवेयर आप इसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे भी दैट इज़ क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट में भी राइटिंग या एक्सप्रेस फॉर्म में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। ओके, सो राइटिंग और एक्सप्रेस फॉर्म में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट में। ये भी इम्प्लाइड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली, इट इज़ अगेन ऑल्सो इम्प्लाइड बाय लॉ। अगर ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट का। आपके नेबर में एक बच्चा है जो आपके घर पे आता जाता है। सडनली ऐसा हुआ कि उसके मदर या फादर की डेथ हो गई। आपके नेबर में एक फैमिली है, मदर फादर चाइल्ड। एक कार एक्सीडेंट में या एक्सीडेंट में आपके नेबर के जो पेरेंट्स थे बच्चों के, उसकी डेथ हो गई। अब बच्चा अकेला बचा। अब बच्चा जो है दैट इज़ माइनर, ही इज़ माइनर। तो क्योंकि बच्चा जो माइनर ही डोंट नो अबाउट द रिलेटिव्स एंड प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल, मतलब उसको नहीं पता कि कौन से रिलेटिव्स हैं, कौन रिलेटिव हैं, कितना पैसा है हमारे पास, ही डोंट नो एनीथिंग, या फिर प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो ठीक है, आप ऐसे बोलते ना दया भावना से कि ठीक है भाई बच्चा अकेला है, माइनर है, कहाँ जाएगा, थोड़ा पढ़ा लिखा देते हैं, थोड़ा सा इसके एजुकेशन में हेल्प कर देते हैं, लाइवलीहुड में हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चा है तो हम नेबर है, अटैचमेंट है तो हमने हेल्प कर दिया बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। तो बिकॉज ऑफ अटैचमेंट अगर आप किसी भी टाइप के नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड करते हो किसी भी माइनर को, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ को, दैट इज़ आप उसको फूड प्रोवाइड करते हो, 2 टाइम का खाना देते हो, कपड़े देते हो, एजुकेशन देते हो,
दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज विच वी रिक्वायर इन आवर सोसाइटी टुडे। तो यानी कि ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ आपने सप्लाई की हैं, तो ठीक है, आपने दिया दिया दिया, बच्चा माइनर से मेजर हो गया, आपके हेल्प की वजह से वो आज अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी इनकम ले रहा है। तो क्या आपने जो बेसिक नेसेसिटीज़ उसको प्रोवाइड की थी, क्या आप उन बेसिक नेसेसिटीज़ के बदले जब वो बच्चा मेजर हो गया है और उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं या अच्छा खासा अर्न कर रहा है, तो क्या आप उसमें से आपको रिटर्न अमाउंट क्लेम कर सकते हो? दैट इज़ बदले में कि भाई इतने साल तक हमने तुमको खाना खिलाया, कपड़े दिए, एजुकेशन दिया, नाउ टुडे यू आर ए मेजर, अब आप अपनी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर सकते हो और अर्न भी कर रहे हो, अच्छी खासी जॉब पे सेट हो चुका है। तो क्या आप उस बच्चे से वो एक्सपेंसेस जो आपने किए थे क्लेम कर सकते हो? तो बिकॉज ऑफ क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट इट्स यस, यू कैन क्लेम इट, आप उससे क्लेम कर सकते हो। वो बच्चा जो मेजर हो गया वो ये नहीं कह सकता मैंने थोड़ी बोला था आपको मुझे खाना देने के लिए, आपने मुझे खाना अपनी मर्जी से दिया था, आपने मुझे एजुकेशन अपनी मर्जी से दिया था, मैंने आपसे नहीं कहा था। तो इसीलिए क्योंकि मैंने आपसे नहीं कहा था, आपने अपनी मर्जी से किया था, तो मैं आपको रीपे करने के लिए बाउंड नहीं हूँ, ऐसा वो बच्चा नहीं कह सकता है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ अ मेजॉरिटी बिकॉज ऑफ क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसका मतलब ही है इट इज़ नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट बट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर हमने किसी को नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की हैं तो ये उसकी मोरल ऑब्लिगेशंस है कि वो बदले में आपको सर्टेन अमाउंट पे करे, जितना कि आपने उस पर एक्सपेंस किया है जब वो अर्न कर रहा है। तो यानी कि आप अगर वो बच्चा मना करता है आपको एक्सपेंसेस रिटर्न करने के लिए, तो आप यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट अंडर क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन क्लेम दैट अमाउंट। आप उस अमाउंट को क्लेम कर सकते हो कि मैंने सो एंड सो पर्सन को बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की थी विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, दया भावना से मोरालिटी पे बेस्ड होके हमने किया था, स्टिल यू कैन क्लेम दैट। दिस इज़ व्हाट द बेनिफिट ऑफ द क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट इज़। ओके, तो ये हमारा क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसके बाद के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दे आर वेरी ईजी। अभी तक यही इम्पॉर्टेंट वाला जो क्वेजी वाला था, यही थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, नेक्स्ट वी हैव ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट डे टू डे एक्टिविटीज़ में आजकल तो यही चलता है। ई कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स। इन टूडेज लाइफस्टाइल, आज की जो लाइफस्टाइल है, इसमें हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, it's most of the time it's depend on the electronic contracts only. It's like हमारे पास now we have a information technology act 2008 2000 का तो वो एक्ट है। 2008 में अमेंडमेंट्स के थ्रू, दैट इज चेंजेस के थ्रू, IT एक्ट में, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, हमने ई कॉमर्स को, ई कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया। दैट इज़ आजकल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओरल या राइटिंग या इम्प्लाइड होने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। जैसे कि नाउअडेज हम क्या करते हैं, सामान अमेज़ॉन से ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, मीशो से ऑर्डर करते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर सामान को, गुड्स को मंगा रहे हो, तो फिर भी तो हम कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप शॉप पे जाके सामान लोगे, दैट इज़ एक्सप्रेस फॉर्म में, सामने सामने, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी कॉन्ट्रैक्ट हैं। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो का ऑर्डर करना सामान का भी कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पे हम एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं कि सो एंड सो सामान के बदले सो एंड सर्टेन अमाउंट हम पे करेंगे और वो जो अमेज़ॉन की अथॉरिटी है वो हमको सामान को ला के पहुँचाएगी। अगेन जहाँ पे हम लीगली बाउंड होते हैं, अगर अमेज़ॉन ने आपको सामान नहीं पहुँचाया तो उनको अमाउंट रिफ़ंड करना होगा। डिफेक्टिव गुड्स हैं फिर भी उनको अमाउंट रिफ़ंड करना होगा या रिप्लेस करके देना होगा। या आपने अगर कैश पेमेंट के लिए बोला है और पर्सन के सामान लाने के बाद आप कैश नहीं देते हो तो वो आपको सामान भी नहीं देगा। तो यानी ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कैश हम देंगे, नहीं देंगे, या सामान को रिटर्न करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा या रिफ़ंड करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें रेगुलेट कहाँ होंगी, क्योंकि सेम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही हैं।
जो पहले फिजिकली हुआ करती थी। तो जब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रही है तो हम इलेक्ट्रॉनिक लॉ के थ्रू क्या करेंगे, एनफोर्स करेंगे इन एक्टिविटीज़ को। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स को भी न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके लिए जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास IT एक्ट 2008 का न्यू लॉ भी आया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड हो या कोई कमी हो या कोई कम ज़्यादा हो तो आप IT एक्ट 2008 के थ्रू डील कर सकते हो। सिंपली ई कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। नेक्स्ट वी हैव अ एक्सिक्यूटेड एंड एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। हम एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? तो जो हमारे एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सो एक्सिक्यूटेड एंड एक्सिक्यूटरी, एक्सिक्यूटेड मीन्स जो हो चुका है और एक्सिक्यूटरी यानी जो होने वाला है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन दैट इज एक्सिक्यूटेड वाला, व्हेन बोथ द पार्टीज, दैट इज जो दोनों भी पार्टी हैं, दे आर रेडी टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, और एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है तो वो एग्जीक्यूटेड हो गया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे आपका घर खरीदना है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे आपका घर परचेज करना है तो ठीक है, हमने कहा चलो 5 अप्रैल को हम परचेज कर लेते हैं। तो 5 अप्रैल आया, मैंने आपको टोकन अमाउंट दे दिया 5 लाख रुपए, और आपने मुझे घर का पोजीशन दे दिया और कहा ठीक है आप थोड़े थोड़े पैसे रिमेनिंग धीरे धीरे देते रहना, या फिर पोजीशन नहीं दिया, मैंने आपको टोकन दे दिया है। यानी कि समवेयर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था हम उसमें आगे बढ़ चुके हैं। जो हमारी डील हुई थी, यानी कि मैं आपको 50 लाख रुपए आपके रूम के बदले दूंगी जो मैं आपसे परचेज कर रही हूँ, 50 लाख साथ में नहीं है तो 5 लाख अभी ले लो टोकन अमाउंट, जैसा कि मैंने कहा। यानी जो हमारी डील थी उसके लिए मैंने प्रोसीड कर दिया है, 50 लाख में से मैंने 5 लाख आपको दे दिए हैं। तो यानी कि व्हेन द बोथ द पार्टीज जो है वो परफॉर्म कर रही हैं अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को, या दोनों परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि आपने मुझे रहने के लिए भी दे दिया, एक कमरा आपने बंद रखा है, बोला कि बाकी के पैसे दे देना तो वो भी खोल दूंगा, मैंने कहा ठीक है 5 लाख ले लो, बाकी के मैं धीरे धीरे दूंगी। तो सम यानी कि दोनों भी पार्टी क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रही हैं, या फिर दोनों नहीं, किसी एक ने भी परफॉर्म किया है, वन ऑफ द पार्टी हैज़ ऑलरेडी परफॉर्म, दैट इज़ कि मैंने सिर्फ पैसे दिए आपको, रूम अभी आप मुझे दोगे। इन दैट केस ऑल्सो दोनों भी पार्टियों ने परफॉर्म कर लिया है तो हम एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे, यानी विच इज़ ऑलरेडी डन, हो गया, आपको टोकन अमाउंट दे दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होगा, जहाँ पे परफॉर्म किया नहीं है, करने वाले हैं। जैसे कि आज 2 अप्रैल है, आज हमने डील किया, दैट इज बोथ द पार्टीज हैव डील टुडे, कॉन्ट्रैक्ट इज येट टू बी परफॉर्म, यानी कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ डील की है। आज मैंने और आपने डील किया कि मुझे आपका रूम परचेज करना है और आप मुझे 50 लाख में दोगे, सिर्फ बात हुई है, ना मैंने आपको टोकन दिया है ना आपने मुझे पोजीशन दिया है, दैट इज़ रहने के लिए रूम दिया है। तो जब तक मैंने आपको टोकन नहीं दिया और जब तक आपने मुझे पोजीशन नहीं दिया, दैट इज़ दोनों ने कोई कुछ एक्ट नहीं किया आगे का, या फिर दोनों में से किसी एक ने भी कुछ आगे का एक्ट नहीं किया है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटरी होंगे, येट टू बी कैरिड आउट, यानी जिसे अभी हमें आगे चल के परफॉर्म करना है। एग्जीक्यूटेड में क्या हुआ, हमने परफॉर्म कर दिया, दैट इज़ मैंने पैसे में से कुछ पैसे दे दिए, दैट इज़ एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। तो विद दिस हमने ओवरऑल हमारा विद इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट्स को देख लिया। सो डन विद इट, विद द क्लासिफिकेशन वी आर डन वी ओनली। ओके, तो क्लासिफिकेशन तब तो हो गया है, जो हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसके लिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, इट्स लाइक 10-18 इज ओवर यर। तो हम एक काम करेंगे, 10:30 से इसेंशियल एलिमेंट्स को ले लेंगे आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? ओके, नो क्वेरीज। ओके, सो ठीक है, किसी को कोई अगर क्वेश्चन या कन्फ्यूजन कुछ है भी तो आप नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हो। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम आगे प्रोसीड कर लेंगे तो आप पीछे का क्वेश्चंस नहीं कर सकते।
तो यू कैन डू वन थिंग कि जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर अपना सेकेंड वाला स्टार्ट करेंगे, टिल देन आप लोग एक काम करोगे कि ये जो 10 मिनट्स और 15 मिनट्स का जो हम ब्रेक लेने वाले हैं, एंड दैट आप एक बार इन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, एक बार रिवीजन करके देखोगे कि आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या कुछ टॉपिक या कोई सेक्शंस, कोई प्रोविजंस, कोई भी बात, कोई इन्फॉर्मेशन जो आपको समझ में नहीं आई है, तो सेकेंड लेक्चर में आप पूछ लोगे. दैट इज़ इन योर सेकेंड लेक्चर. ओके, दैट इज़ फ्रॉम 10:30. Okay, so I'm ending this session here only. Second session we are going to start from 10 to